नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टैरिफ पर ट्रंप ने धमकाया तो चीन ने भी हड़का दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो ट्रेड वॉर या किसी भी तरह का वॉर हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यह होता है एक देश का स्वाभिमान। ट्रंप टैरिफ को लेकर बिजनेस डील नहीं कर रहे। अगर बिजनेस की बात होती तो उसकी भाषा अलग होनी चाहिए। वे लगातार कुछ देशों का नाम लेकर उन्हें अपनी जनता के बीच खलनायक बना रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भारत को भले चीन और कनाडा की तरह ललकार कर जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो अपना पक्ष भारत की जनता के बीच रखना चाहिए था, वरना शेर के साथ शाम बिताने का क्या फायदा। हाथ में इतना बड़ा दो मुंहा सांप लेकर फोटो खिंचाने से क्या लाभ। प्रधानमंत्री मोदी अगर बोलना नहीं चाहते तो कम से कम इसी सांप को लेकर जैकेट में डाल लेते, व्हाइट हाउस में छोड़ आते या छरपा देते ट्रंप पर। हालत खराब हो जाती। एक देश भारत का नाम लेकर बदजुबानी किए जा रहा है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रधानमंत्री शेर के बच्चे को दूध पिला सकते हैं, दुनिया के इस नकली शेर को चुप क्यों नहीं करा सकते, जवाब क्यों नहीं दे सकते। भारत की जनता दिन रात ट्रंप के मुख से भारत के बारे में सुन रही है, लेकिन मोदी सरकार का कोई मंत्री तक नहीं बोल रहा। ऐसा लगता है कि ट्रंप यहीं लाल किला के पीछे तंबू गाड़कर रहने लगे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने बदजुबानी की, प्रधानमंत्री चुप रह गए। अब वे संसद में पहुंचकर भारत के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, सुनिए। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अपने देश के भले के लिए कोई भी नीति अपना सकते हैं, लेकिन क्या वे किसी भी देश के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या मित्र देशों का अपमान नहीं है। उनके इस अपमान का हर किसी ने सार्वजनिक रूप से प्रतिकार किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कह दिया कि मॉस्को या वॉशिंगटन से यूरोप का भविष्य तय नहीं होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ललकार दिया, मेक्सिको ने बोला, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, सबने कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं कहा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यह भी कह दिया कि हम धमकाने से नहीं डरते, हम पर बुलिंग काम नहीं करता है। चीन से डील करना है तो उसके साथ धमकी देने, दबाव बनाने का रास्ता सही नहीं होगा। अगर कोई दबाव डाल रहा है तो वह गलत आदमी से भिड़ गया है। किसी भी तरह का युद्ध करना हो हम तैयार हैं, चाहे टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई भी वॉर। चीन ने केवल बोलकर जवाब नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी सामानों के आयात पर टैरिफ भी लगा दिया। भारत तो खुद से ही टैरिफ कम किए जा रहा है, तब भी ट्रंप भारत का नाम लेकर इस तरह से बोले जा रहे हैं। अमेरिका की संसद में ट्रंप भारत का नाम लेकर ऐलान करते हैं कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगा देंगे और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 1 सप्ताह के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। जो राष्ट्रपति खुलेआम इस तरह से बोल रहे हैं, क्या लगता है कि चुपचाप डील करने से वो अपनी बात से पीछे हट जाएंगे। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का रास्ता गलत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह से भारत के बारे में बोल रहे हैं वह भारत को अपमानजनक लगता है या नहीं। वह चीन, मेक्सिको, कनाडा और फ्रांस को अपमानजनक क्यों लग रहा है। किसी ने नहीं कहा कि चीन की भाषा में ही जवाब दीजिए, लेकिन ट्रंप की भाषा का जवाब क्या भारत किसी भी भाषा में नहीं दे सकता। अमेरिका तो विश्व गुरु है नहीं, विश्व गुरु तो भारत है। और क्या यही विश्व गुरु का सम्मान है। इस पर तो आरएसएस को डंडा लेकर अमेरिका पहुंच जाना चाहिए था। यहां औरंगजेब पर बहस करने से क्या फायदा। आपके सामने एक राष्ट्रपति इस तरह की बातें कहे जा रहा है और आपसे एक जवाब तक नहीं दिया जाता। सारे लोग लगे हैं औरंगजेब को जवाब देने में, जो इस दुनिया से 300 साल पहले जा चुका है। योगी जी औरंगजेब को अच्छा कहने वालों का इलाज यूपी में करना चाहते हैं और भारत को लेकर इस तरह से बात करने वाले ट्रंप के बारे में चुप रह जाते हैं। ट्रंप साहब कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत कहते हैं। कनाडा को अमेरिका में मिला लेने की बात किए जा रहे हैं। कनाडा से भले अमेरिका 100 गुना ताकतवर हो, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने टैरिफ नीति से लेकर इस भाषा का विरोध किया है, प्रतिकार किया है। Now I want to speak directly
to one specific American. Donald, we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. ट्रूडो ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की जगह उन्हें डोनाल्ड कह दिया। ट्रंप जिस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा बना रहे हैं, उसमें चुप्पी और शालीनता की जगह नहीं लगती। उसे सुनना और सहना भी कम अपमानजनक नहीं। तू तड़ाक की भाषा में आप किसी देश के प्रमुख से या किसी देश के बारे में बात नहीं कर सकते। कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर कहने लग जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को कॉमेडियन कहने लग जाते हैं। बहुत बातें कही जा रही हैं कि कनाडा अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, पूरे यूरोप की अमेरिका के सामने कोई औकात नहीं। लेकिन उसी यूरोप और कनाडा से ट्रंप के बयानों का विरोध भी हो रहा है। भारत चुप है। कनाडा ने यह भी कहा कि ट्रंप टैरिफ लगाकर बेवकूफी कर रहे हैं। ट्रूडो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम दोस्ती ही चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने मजबूर कर दिया है। कनाडा के प्रांत ओंटारियो के प्रमुख डग फोर्ट ने तो मस्क की स्टारलिंक से करार ही खत्म कर दिया। $100 मिलियन का करार हुआ था। बैन कर दिया है कि उनका प्रांत अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेगा। उन्होंने न्यूयॉर्क, मिशिगन और मिनेसोटा के सांसदों को चेतावनी दी है कि उनके यहां ओंटारियो से बिजली की आपूर्ति होती है, वे सप्लाई काट देंगे, जिससे सीमावर्ती इलाकों के 15 लाख घरों में अंधेरा छा जाएगा। कनाडा और चीन ने तो विश्व व्यापार संगठन WTO में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। भारत की भाषा अलग होनी चाहिए, लेकिन सुनाई तो देनी चाहिए कि आप ट्रंप के जवाब में क्या कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? क्या भारत ट्रंप से बेहतर डील कर पाएगा, या जिस तरह से ट्रंप अपनी शर्तें थोप रहे हैं उन्हें ही मानना पड़ेगा और भारत को चुप रह जाना पड़ेगा? रॉयटर्स की खबर है कि अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आयात शुल्क जीरो कर दे, वरना जितना टैरिफ भारत लगाता है अमेरिका भी उतना लगा देगा। भारत ने हेवी मोटरसाइकिल पर पहले ही टैरिफ घटा दिया। ट्रंप के आते ही बजट में 20% टैक्स घटाया। इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत फिलहाल शुल्क को शून्य नहीं करना चाहता है, जबकि रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि हम चाहते हैं खेती को छोड़कर हर क्षेत्र में टैरिफ शून्य या न के बराबर कर दिया जाए। मस्क ने टेस्ला के लिए मुंबई में शोरूम खोलना शुरू कर दिया है। क्या मस्क को पता है कि उसकी सारी शर्तें मान ली जाने वाली हैं? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका जाने से पहले मस्क मुंबई में शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम अब तो बता दीजिए कि आप भारत सरकार हैं। ऑटो सेक्टर में अगर आयात शुल्क जीरो कर देंगे, घटा देंगे, तो भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? देखा जाएगा कि ट्रंप के दबाव में भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ कितना घटाता है। क्या भारत ऑटो सेक्टर पर टैरिफ जीरो करेगा? वाणिज्य मंत्री एक सप्ताह के लिए अमेरिका में है। देखते हैं कि वे भारत के हित में कैसी डील लेकर आते हैं। डायमंड और जवाहरात सेक्टर से टैरिफ कितना घटाया जाता है और अपने यहां के लाखों लोगों के रोजगार को खतरे में डाला जाता है या नहीं? 4 मार्च 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री में काफी चिंता है। रिपोर्टर का नाम नहीं है इसमें। इस सेक्टर के लिए अमेरिकी बाजार उसका सबसे बड़ा मार्केट है, खास तौर पर मंदी और यूक्रेन गजा पर हमले के बाद। मगर भारत और अमेरिका के बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैरिफ है। कट और पॉलिश डायमंड के लिए अमेरिका में अभी 0% टैरिफ है, लेकिन भारत में 5%। गोल्ड स्टडेड गहनों पर अमेरिका 5.50% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत 20%। अब व्यापारियों को चिंता है कि अगर भारत ने ज्यादा टैरिफ बनाए रखा तो भारत को ऐसे बाजारों की तरफ जाना होगा जहां 0 टैरिफ है। इस रिपोर्ट में एक विश्लेषक का बयान छपा है कि भारत अमेरिका से होने वाला डायमंड आयात पहले से ही कम है, इसलिए अगर भारत आयात शुल्क कम करता है तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत के लिए शुल्क बढ़ गया तो काफी असर पड़ जाएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि डायमंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ से होने वाले नुकसान के बारे में बताया,
जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ने बताया कि अमेरिका के नोटिस के बाद इस सेक्टर के लोग चिंतित हैं। तो फिर वाणिज्य मंत्री का इस पर कोई सार्वजनिक बयान क्यों नहीं आया? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.7 बिलियन डॉलर का है, 2024 का आंकड़ा है। इसमें से भारत का निर्यात 77.51 बिलियन डॉलर है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। ट्रंप इसे अमेरिका के पक्ष में लाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका में केवल नौकरियां पैदा की जाएंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि यह टैरिफ नीति अमेरिका की आत्मा की रक्षा के लिए भी है। तो क्या भारत में नौकरियों के जाने की चिंता किसी को नहीं? The tariffs are not just about protecting American jobs, they're about protecting the soul of our country. अमेरिका के राष्ट्रपति के नाते नौकरियों को लेकर उन्हें बोलने का पूरा हक है। तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज के इकोनॉमिक टाइम्स में मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सिप्स से एक रिपोर्ट है। भारत से अमेरिका जितने जवाहरात और गहनों का निर्यात करता है, उसका 85% यहीं से होता है। रिपोर्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कहना है कि बुरा असर पड़ेगा। हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अगर अमेरिका ने भारत के निर्यात पर टैरिफ लगा दिया तो वहां के लोग फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड से आयात करने लग जाएंगे, जहां पर टैरिफ कम है या शून्य है। इसलिए भारत को अगर अपना मार्केट बचाना है तो उसे अमेरिकी ज्वेलरी पर आयात कम कर देना चाहिए। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत 20% लगाता है, जबकि फ्रांस, इटली अमेरिका से आयातित गहनों पर मात्र 2.5% लगाते हैं। भारत से अमेरिका 10 बिलियन डॉलर से अधिक का हीरा, सोना, गहना भेजा जाता है, निर्यात होता है। सूरत में पहले से हाहाकार मचा हुआ है। डायमंड इंडस्ट्री संकट में है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि काम न मिलने से हताशा में 60 से अधिक डायमंड मजदूरों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कहीं कहीं पर यह संख्या 70 से अधिक बताई गई है। अगर कोई डायमंड मजदूर यह रिपोर्ट देख रहा है, मानसिक रूप से परेशान है, तो बिल्कुल उसकी इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। ऐसी कई वेबसाइट हैं जिनकी हेल्पलाइन है, उनसे संपर्क करें, बात करें और निश्चित रूप से वह इस संकट से, हताशा से बाहर निकल सकता है। डायमंड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। अगर ट्रंप ने टैरिफ थोपा तो जो काम कर रहे हैं उन पर भी संकट आएगा। कम से कम इनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार को बोलना चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं। पहले से संकट में जो इंडस्ट्री है उसे टैरिफ कम करके कैसे बचाएंगे, ताकि जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे में ना पड़े। कितना प्रचार करके सूरत का डायमंड बोर्स बनाया गया। दिसंबर 2023 में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी सूरत गए थे। आज उसकी हालत क्या है? 4200 में से मात्र 150 ऑफिस काम में लिए जा रहे हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। यह सब जानकारी हमने मीडिया रिपोर्ट से ली है। जुलाई 2024 में सूरत डायमंड व्यापारियों की एक यूनियन ने एक सुसाइड हेल्पलाइन शुरू की। पहले ही दिन 400 टेलीफोन कॉल आ गए, 20 दिनों के भीतर 1500 कॉल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जयपुर के ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि जयपुर में 3 लाख वर्कर हैं, 1.5 लाख कलर स्टोन कटर हैं। इनके काम पर असर पड़ सकता है। सूरत में कई वर्करों ने डायमंड का काम छोड़ दिया है। अब वे दूसरे प्रकार का रोजगार कर रहे हैं। उन्हें इस सेक्टर से अब उम्मीद नहीं रही। डायमंड इंडस्ट्री में 2 सालों से जिस प्रकार से मंदी का दौर चल रहा है और इस मंदी के दौर के कारण एक साल में 50 वर्करों ने सुसाइड सूरत में किया है। पूरे गुजरात की हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में 25 लाख रत्न कलाकारों काम कर रहे हैं और अभी की बात करें तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार होने की हमको संभावना है। कई रत्न कलाकार इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, कई रत्न कलाकार तो रोड पे ठेला लगा चुके हैं। कोई समोसा बेच रहा है, कोई सूप बेच रहा है, कोई पानी पूरी, कोई साग भाजी, ऐसी अपने जीवन अपने जो भी गुजरान चलाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। तो सरकार के पास कहीं ना कहीं हमने अपेक्षा रखी थी, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में और गुजरात सरकार के बजट में डायमंड इंडस्ट्री को कोई भी मदद नहीं मिली। मैंने भूंगड़ा बटेका का चालू किया है, लाल भाई भूंगड़ा बटेका के नाम से।
और मैं पिछले 13 साल से हीरे के धंधे में था और उसमें मंदी के कारण मैंने जो पिछली दिवाली के बाद उसमें जाने का एक विचार ही नहीं किया है। सीधा मैं यहाँ पे भूरा भटका चालू किया है। तो मंदी के कारण मेरे जो परिवार को भुगतना पड़ा, जो आर्थिक परिस्थिति बहुत, डायमंड में जो मेरा सोर्स था, इनकम सोर्स था, उससे ज़्यादा मैं इसमें ही कमा लेता हूँ। उसमें जो 30-35 हज़ार पगार आता था और दिवाली के पहले 6 महीने के पहले मेरा पगार हो गया था आधा उसका, 15 से 16 हज़ार। तो 30-35 हज़ार से ज़्यादा इसमें मैं कमा लेता हूँ। इंडिया से अगर डायमंड इंपोर्ट यूएस में होता है तो उस वहाँ 0% ड्यूटी है, और वही चीज़ अगर इंडिया में आती है तो उस पर 5 से 7% ड्यूटी है, और यहाँ से अगर ज्वेलरी जाती है तो 7% ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी यूएस में है, और इंडिया में वो 20% ड्यूटी है। उसी के कारण ये चिंता है, अगर सेम रेट अगर 20% ड्यूटी अगर यूएस सरकार लगा देती है तो यहाँ की जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी और यूएस मार्केट में ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। उसके सामने दूसरे कंट्री जैसे कि फ्रांस जैसे कंट्री, इटालियन जैसे कंट्री, वहाँ ये बिजनेस चला जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की 6 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की नीति से भारत को हर साल $7 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है हजारों की नौकरियां भी जा सकती हैं। एक दलील यह भी दी जा रही है कि भारत को टैरिफ कम कर देना चाहिए। ऑटो सेक्टर को संरक्षण की अब जरूरत नहीं। भारत की कार कंपनियां कई साल से निर्यात कर रही हैं। यहां की टाटा और महिंद्रा, मारुति, टेस्ला का मुकाबला कर लेंगी। कई विदेशी कार कंपनियां भारत छोड़कर ही चली गईं। यहां के मार्केट में टिकना इतना आसान नहीं। इस सेक्टर को अमेरिका की कारों से नहीं घबराना चाहिए। भारत की कार कंपनियों को मुकाबले के लिए अब खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। जवाहरात के कारोबार और निर्माण में भारतीय कारोबारियों और कारीगरों का कोई जवाब नहीं। उनमें इतना मादा होना चाहिए कि वे अपने उत्पाद की खूबसूरती से दुनिया को चकित कर देंगे। यह सब बातें कह रहे हैं, लेकिन व्यापार की दुनिया इतनी सादी नहीं होती। सरकार का संरक्षण जरूरी होता है और इसे गवा देना इतना आसान नहीं। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक विस्तृत लेख लिखा है। इस लेख में बताते हैं कि भारत से जो व्यापारी निर्यात की चीजें बनाते हैं उन पर केवल बाहर से हमला नहीं हो रहा, बल्कि भारत के भीतर से भी हो रहा है। इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। इसके प्रावधानों के तहत ऐसे माल को भारत में प्रवेश करने से रोका जाता है जिसकी गुणवत्ता कम हो। कायदे से घरेलू उत्पादों के लिए भी यही मानक होने चाहिए, लेकिन उन्हें काफी आसानी से सामान बेचने की अनुमति दे दी जाती है। जो उत्पादक और निर्माता भारत में सामान बनाकर निर्यात करते हैं और सामान बनाने के लिए कच्चे माल आयात करते हैं, उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO एक बड़ी समस्या है। कई मामलों में QCO के मानक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से ज्यादा सख्त हैं और भारत के बाजार को बंद किए जा रहे हैं, संरक्षणवादी बना रहे हैं। ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार रॉबर्ट लाइटहाइजर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने ट्रंप के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि भारत सबसे संरक्षणवादी देश है, इस वजह से अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं। अरविंद सुब्रमण्यन नाइकी और यूनिक्लो के उदाहरण से समझाते हैं। इनके कपड़ों में मैन मेड फाइबर का काफी इस्तेमाल होता है। यह भारत से निर्यात होता है, मगर इसे बनाने के लिए जो पॉलिएस्टर और विस्कोस आयात किया जाता है वह QCO के कारण तेजी से गिर गया। इस कारण गारमेंट सेक्टर पर बुरा असर पड़ा। इस क्षेत्र की नौकरियों पर भी असर पड़ा। जूतों के मार्केट में भी QCO का काफी असर देखा गया है। 2014 में जहां सिर्फ 106 उत्पादों पर QCO लागू किया जाता था, आज 732 उत्पादों पर लगा दिया गया है। इसलिए निर्यात करना मुश्किल होता जा रहा है। इस लेख में सुझाव दिया गया है कि QCO को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के प्रसार और क्वालिटी के लिए QCO का प्रचार हुआ। इस लेख से एक बात समझ में आई कि आयात, निर्यात और भारत में उत्पादित चीजों को लेकर हमें कितना कुछ जानना है। आत्मनिर्भर भारत ने अर्थव्यवस्था को और ही बंद कर दिया। कहां तो आत्मनिर्भर भारत से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलना था, लेकिन उल्टा असर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी बढ़ गई आप जानते हैं। कुल मिलाकर बात यह समझ में आती है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के लिए भारत का बाजार पूरा खोल दिया जाए। भारत बनाने के मामले में भले अव्वल ना हो, लेकिन खरीदने और खपाने के मामले में बड़ा बाजार बन सकता है।
इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि भारत टैरिफ का संरक्षण हटा दे। संरक्षण हटेगा तो भारत के निर्माता टिक नहीं पाएंगे। दुनिया के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है और चीन की हिस्सेदारी 15%। निर्यात में भारत का इतना कम हिस्सा है, यह अपने आप में भारत में बनने वाली चीजों की क्वालिटी की सच्चाई सामने रख देती है। आपने देखा होगा 2-4 आइटम के निर्यात को लेकर सीना फुलाया जाता है, लेकिन निर्यात में भारत काफी पीछे है। भारत के उत्पादों को अभी लंबी दूरी का सफर तय करना है। यह काम 1 साल में नहीं होगा, मोदी सरकार के 10 साल में नहीं हो सका, शायद 2047 तक हो जाए। तब तक हम एक काम कर सकते हैं, लोग औरंगजेब पर बहस जारी रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था भले पिट जाए, लेकिन टीवी के डिबेट में औरंगजेब को अगर पीटा जाए तो उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी $100 बिलियन के निर्यात से भी ना मिले। दुनिया को भी समझना होगा कि भारत की प्राथमिकता इस वक्त अलग है। भारत को पहले टीवी डिबेट में औरंगजेब से हिसाब चुकता करना है, टेस्ला बनाना नहीं है। एक बार औरंगजेब से भारत फ्री हो जाए तो निर्यात में अमेरिका का दम फुला देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।